बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम। पश्चिम बंगाल की धरती पर घुसपैठियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई ने सरहद पार बैठे कट्टरपंथियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा तगड़ा एक्शन लिया कि सीमा पार हड़कंप मच गया है। शुवेंदु अधिकारी के एक फैसले ने सीमा पार बैठे देशद्रोहियों और उनके आकाओं की नींदें उड़ा दी हैं। बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, उनके पैर उखड़ रहे हैं और इसी बौखलाहट में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के नेता शहरयार कबीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। इस कट्टरपंथी ने खुलेआम धमकी दी कि अगर बॉर्डर पर एक भी बांग्लादेशी नागरिक मारा गया तो वो बदले में हमारे 2 बीएसएफ जवानों की जान ले लेंगे। इतना ही नहीं, इस उन्मादी नेता ने भारत को डराने के लिए 18 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों के बंगाल में घुसने की धमकी तक दे डाली और कहा कि अगर ये सैलाब आ गया तो बंगाल के लोग भाग खड़े होंगे। सवाल है, इन घुसपैठियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले आखिर होते कौन हैं? क्या सीमा पार से आने वाले कट्टरपंथी तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? जी हां, सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी की वो बयान सुनाते हैं और साथ ही साथ जो ये नेता है इसको भी सुनिए। भारतीय सेना मारतेছে আবার বোঝেন, ভারতে একটা সিভিলিয়ান যদি আমার মারে তাহলে তুমি দুইটা তাদের কাকে মেরে দিবা? তাদের যে বর্ডারের গার্ড আছে বিএসএফ, দুইটা বিএসএফ এর লাশ চাই। এই কারণে কিন্তু তখন দেখেন ভারত যত চেষ্টাই করুক আমার পাহাড় দখল নিতে পারেনি। আজকে সরকারকে এই জায়গায় যেতে হবে। আর 18 কোটি লোক দৌড় দিলে এই পশ্চিমবঙ্গের বেড়া ভেঙে কোথায় চলে যাবে? কারণ সে তো সব সৈন্য নিয়ে আসতে পারবে না এদিকে। तो आपने सुन लिया इस कट्टरपंथी नेता को, बॉर्डर पर एक भी बांग्लादेशी सिविलियन मारा तो हम 2 बीएसएफ के जवान मारेंगे। अगर 18 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान वहां आने लगे तो पश्चिम बंगाल के लोग भी भाग जाएंगे। शहरयार कबीर जो है नेता जमात इस्लामी, उसने यह बात कही है। ভারতে একটা সিভিলিয়ান যদি আমার মারে তাহলে তুমি দুইটা তাদের কাকে মেরে দিবা? তাদের যে বর্ডারের গার্ড আছে বিএসএফ, দুইটা বিএসএফ এর লাশ চাই। এই কারণে কিন্তু তখন দেখেন ভারত যত চেষ্টাই করুক আমার পাহাড় দখল নিতে পারেনি। আজকে সরকারকে এই জায়গায় যেতে হবে। আর 18 কোটি লোক দৌড় দিলে এই পশ্চিমবঙ্গের বেড়া ভেঙে কোথায় চলে যাবে? কারণ সে তো সব সৈন্য নিয়ে আসতে পারবে না এদিকে। और चलिए आपको पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी का बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने बांग्लादेशियों को लेकर, घुसपैठियों को लेकर दिया है। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो जमाते इस्लामी के नेता के आपने बयान सुन लिया, आपने शुवेंदु अधिकारी साहब को भी सुन लिया। जरा डिटेल अब आपको बताएं ग्राफिक के जरिए किस तरह से डिटेक्शन सेंटर बने हुए हैं और डिपोर्ट डिलीट और उनको भगाने का काम अब सरकार ने शुरू कर दिया पश्चिम बंगाल में, शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने। सबसे पहले ग्राफिक्स पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में सरकार का मौजूदा प्लान क्या है, किस तरह के वहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने के लिए। संदिग्धों की पहचान हो रही है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है और होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए जहां पर इन भगोड़े और जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी आकर रह रहे हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। घुसपैठियों को बीएसएफ को सौंपना होगा। डिपोर्ट अभियान पर फोकस सरकार ने किया है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ो, बीएसएफ को दो और बीएसएफ इनको डिपोर्ट करेगी इनके देशों में, यानी बांग्लादेश बॉर्डर पर इन्हें छोड़ देगी, वहां से वो बांग्लादेश के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। सीएम शुवेंदु अधिकारी का 3D एक्शन क्या है, घुसपैठियों में क्यों भगदड़ मची है, आइए आपको वो भी बता देते हैं। जी हाँ, सीएम शुवेंदु की घुसपैठियों को चेतावनी है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लग रही है, बंगाल से तुरंत चले जाए नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी, ये शुवेंदु अधिकारी ने कहा है।
कि राज्य में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की जा रही है और सभी से कहा गया है कि ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां घुसपैठियों की करिए, इनको डिपोर्ट करिए, इनको इनके देश भेजिए, क्योंकि यहां पर रह के ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यहां पर दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। और अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है, घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपा जा रहा है। इसके अलावा जो घुसपैठिए हैं उनको पकड़कर उनकी पहचान कर उनको वापस भेजा जा रहा है कि भाई जहां से आए हैं वो वहां पर चले जाए। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हाँ, अब घुसपैठियों को बहुत टेंशन है, वो परेशान है, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार में पिछले 15-20 सालों से आनंद ले रहे थे वो, लेकिन वो आनंद खत्म हो गया। जी हाँ, क्या है, 2015 से 19 के बीच करीब 8,948 अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे गए। 2015 से 19 के बीच का यहां आपको आंकड़ा बता रहे दर्शकों। दिसंबर 2024 के बाद वॉलेंटरी रिटर्न बढ़ाए, मतलब खुद से भी लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन पर एक्शन होगा, उन पर कार्रवाई होगी, तो खुद ब खुद वो बता रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, हम रोहिंग्याज हैं, वो खुद वापस जा रहे हैं। 2024-25 में 2601 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे। जी हाँ, वो पकड़े गए थे क्योंकि उनके पास कागजात नहीं थे, वो नकली तरीके से नकली पेपर्स, नकली आईडी बनाकर पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, वहां वो पकड़े गए। भारत बांग्लादेश की 2217 किलोमीटर की सीमा बंगाल में पड़ती है और जिस पर फेंसिंग का काम अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, जिस पर फेंसिंग हो रही है। जी हाँ, इसके अलावा फेंसिंग नहीं होने की वजह से घुसपैठिए घुसे थे। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद घुसपैठियों में दहशत है, खुद ब खुद वॉलंटरीली वो खुद जा रहे हैं, क्योंकि 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर सरकार ने बना दी जहां पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ के रखा जाएगा। मुर्शिदाबाद, हकीमपुर और मालदा, ये 3 ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए होने की आशंका थी और इन्हीं इलाकों में ये होल्डिंग सेंटर्स बने हैं। 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं और सबसे बड़े होल्डिंग सेंटर्स मुर्शिदाबाद, हकीमपुर और मालदा में हैं और वहां पर अब हलचल तेज है, क्योंकि वहां पर पकड़कर उन्हें वहां पर ले जाया जा रहा है। वहां पर उन्हें कहा जा रहा है अपनी आईडीज दिखाइए, अगर आईडीज उनके पास नहीं है, वो इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो उनको पकड़कर वापस ले जाया जा रहा है। 2 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं दर्शकों, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। एचएस रावत मेरे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है रावत साहब आपका। इसके अलावा अली अशरफ रत्ता भी हैं, पाकिस्तान से लाइव जुड़े, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रावत साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, आप देखिए इसमें बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान भी हैं और बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं। अब ये खुद ब खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, खुद ब खुद बता रहे हैं कि भाई मेरे पास पेपर नहीं है, हम अवैध तरीके से रह रहे थे, वो खुद ब खुद भाग रहे हैं। जब इस सरकार में आने के बाद वो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, तो अगर ममता बनर्जी ने कोशिश की होती तो मुझे लगता है कि इतने ज्यादा जो 2-2.5 लाख यहाँ पर इमिग्रेंट रह रहे थे अवैध तरीके से बांग्लादेशी, वो तो कब के चले गए होते अगर सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखाई होती तो। देखिए अमित जी, बिल्कुल सरकार की सह के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ। अगर वो दिखाती तो ये स्थिति पैदा ना होती जो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थिति हुई थी। यहाँ से गौ की तस्करी हो रही थी, मानव तस्करी हो रही थी, लोग उधर से भी आ रहे थे, इधर से भी जा रहे थे, और जो सामान की तस्करी हुई थी वो अलग बात थी। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इलीगल काम पिछले 15 सालों में वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था। अभी प्रशासन सख्त हुआ है, सरकार सख्त हुई है। जब सरकार सख्त होती है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है और आदमी के अंदर दहशत भी होती है और आदमी को डर भी होता है, और सरकार का भय होना बहुत जरूरी है, कानून का भय होना बहुत जरूरी है। अगर कानून का भय नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो कलेप्स कर जाता है। आज देखिए सब लोग अब धीरे धीरे वॉलंटरी लोग आगे आ रहे हैं कि हम जा रहे हैं जी, हम वापस जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन देश के हित में बहुत अच्छी बात है और वेस्ट बंगाल के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ लोग अमन चैन से रह सकते हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं। जब घुसपैठी आते हैं तो बहुत सारे लोग क्रिमिनल्स भी आते हैं और आकर को बहुत जबरदस्त क्राइम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत खुशी की बात है और शुभेंदु अधिकारी जी ने जो ये फैसला लिया है ये बहुत अच्छा है। और जो फेंसिंग हो रही है ये और जबरदस्त अच्छा है कि जो पिछले समय में बहुत समय तक, अगर जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी और जब ममता बनर्जी की सरकार थी उस समय पर भी जो ये ढील दी गई थी, उस ढील का परिणाम था वहां से लोग आकर के दिल्ली तक बसे, जम्मू कश्मीर तक रोहिंग्या मुसलमान पहुंच गए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी आप देखो जहां पर भी बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड बना दिए गए इलीगल तरीके से और उनका वोट बैंक पक्का किया गया। तो ये बांग्लादेशियों की घुसपैठ आज से तो चल नहीं रही है, पिछले 40-50 सालों से घुसपैठ चल रही है और ये पक्की वोट बैंक थी। अब धीरे धीरे और बाकी दिल्ली के अंदर से भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर से भी इसी प्रकार सख्ती होनी चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा है, वहां से भी बहुत सख्ती के साथ इनकी पहचान होनी चाहिए और इन सबको वहां से वापस डिपोर्ट करना चाहिए, जिससे देश में अमन शांति बने, भाईचारा बना रहे। एक सवाल और मैं आपसे कह रहा हूं, उसके बाद मैं अली अशरफ रत्ता साहब के पास जाऊंगा। ये जमाती इस्लामी के जो नेता है, जो कट्टरपंथी नेता है, जिनकी बयान मैं चला रहा था, वो धमका रहे हैं कि 18 करोड़ जो मुसलमान है बांग्लादेश के वो पश्चिम बंगाल में घुस जाएंगे। वो धमकी दे रहे थे कि बीएसएफ के जवानों को मार देंगे। अब जमाती इस्लामी कनेक्शन आपको पता ही है कहाँ से है, आईएसआई उसे फंड करती है, पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर्स हैं
वो उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या एक अलग तरह का टूल है क्या जो बांग्लादेश के जरिए भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है? अमित जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस पाकिस्तान ने इतना अत्याचार किया बांग्लादेश के ऊपर, उस समय तो ये रोते थे, इनके इतने लंबे लंबे आंसू आते थे कि पूरे बांग्लादेश से लेकर के और पाकिस्तान तक इनके आंसू बहते थे। उस समय तो ये चरणों में पड़े रहते थे इंदिरा गांधी के में और भारत के में, किसी तरीके से हमें बचाओ इनसे, और किस तरह से बचाया, बांग्लादेश तैयार किया और पूरा सेफ एंड साइड पर लेकर के इनको गए। आज वही कहीं ना कहीं काटने को दौड़ रहे हैं, गीदड़ धमकी दे रहे हैं। अरे इनकी औकात क्या है ये बताइए? जिस बांग्लादेश को खड़ा कर दिया, भारत तो एक अथाह समुद्र की तरह है, उसके ऊपर ऐसे करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ लोग धमकी भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने अटैक पाकिस्तान ने करके देख लिए, क्या लिया, क्या मिला उसको? खुद बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया, एकदम बैंक करप्सी में जाकर के पहुंच गया है। बांग्लादेश भी अगर इस प्रकार की हरकतें करता है और इस तरह की गीदड़ धमकियां देता है, तो हिंदुस्तान के अंदर क्या आदमी नहीं है? क्या हमारे जैसे आदमी वहां बैठे नहीं हुए इसका जवाब देने के लिए? है, उनको समझ आनी चाहिए कि जिस भारत ने आपकी मदद की, आपको खड़ा किया, आपको बचाया, आपकी बहन बेटी की इज्जत बचाई, कि किस प्रकार से वहाँ उस समय बलात्कार होते थे, पाकिस्तान की सेना किस प्रकार से अत्याचार करती थी, उन सब चीजों को भूल गए। तो ये आईएसआई के कहीं पाले हुए लोग हैं और वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान को कमजोर करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के ही तो ये पैदा किए हुए हैं ना, हिंदुस्तान से ही तो निकले हुए हैं, हिंदुस्तान के बच्चे की तरह ही तो हैं। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से निकला हुआ है, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान से निकला हुआ है। तो हिंदुस्तान तो इनकी मदरलैंड है एक तरह से, और सब जानते हैं। और सारे के सारे पूरे पूरे पहले कन्वर्टेड हिंदू ही हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर से ही सारे के सारे निकले हुए हैं पूरे के पूरे। और जो बांग्लादेश है उसमें कौन से कोई बाहर के तो मुसलमान है नहीं, सारे के सारे हमारे बंगाली भाई थे हिंदू, वही कन्वर्ट हुए। और पूरा पाकिस्तान सारा कन्वर्टेड है, पूरा हिंदू है सारे के सारे। तो मुझे लगता है इस प्रकार की बातें इन लोगों को नहीं करनी चाहिए, इससे पड़ोस का माहौल बहुत खराब होता है। और जो इस्लामी के जो इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं जमात इस्लामी के, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान बहुत सहनशील देश है और सबकी मदद करने वाला देश रहा है हमेशा। अगर कोई अटैक भी करता रहा है तो भी हमने उनको शरण दी है और उनको हमेशा बचाने का काम किया है, पूरी सहायता दी है। जब जब भी बांग्लादेश के अंदर तूफान आया, बाढ़ आया, तो उस समय कितनी मदद भारत ने की है, वो उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इनको ये सब चीज़ें भूलना नहीं चाहिए। अभी भी जब तेल की क्राइसिस आई तो उस समय पर भी अमित जी, भारत ने कितना तेल उनको भेजा है, जी। कि उनकी मदद की है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कुछ लोग होते हैं जो देश के अंदर, अपने ही देश के अंदर अपने देश को खत्म करने की सोचते हैं, और कहीं ना कहीं आपस में, देशों में आपस में इस प्रकार की ठीक है बातें रावत करते हैं। साहब। बेटा आपसी रता साहब संबंध। मेरे साथ हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। रता साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी देश में कोई घुसपैठिया घुस जाता है तो ये तो बेसिक प्रैक्टिस है कि भाई आप उसके पेपर को चेक करिए, आप उसके आइडेंटिटी चेक करिए, उसको उसके देश वापस भेज दीजिए। ये जमाती इस्लामी जो बांग्लादेश में बैठा हुआ है, इसको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आपके लोगों को हम सकुशल वापस भेज रहे हैं, ना उनको मार रहे हैं, ना पीट रहे हैं, ना लीगल एक्शन ले रहे हैं, उनको डिटेंशन सेंटर भेज रहे हैं, उनको बॉर्डर तक ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई अपने देश चले जाइए। अब जमाते इस्लामी वहां से आंख तरेर रहा है, कह रहा 18 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश से भारत पर हमला कर देंगे। कोई और काम नहीं है क्या? एक जमाते इस्लामी 18 करोड़ मुसलमानों की मेजबानी कर रहा है। अरे मुसलमान बेवकूफ थोड़ी है, उनके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, नौकरी है, बिजनेस है, धंधा है, उनको भी अपना परिवार पालना है, वो भी पढ़े लिखे जहनी लोग हैं। एक बेवकूफ नेता 18 करोड़ मुसलमानों की मेजबानी कर रहा है, कह रहा है कि 18 करोड़ मुसलमान पश्चिम बंगाल में दाखिल हो जाएंगे। देखिए आप रता साहब। शुक्रिया अमित जी, आपने इनवाइट किया। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो भी उनका बयान आपने चलाया है वो एक सतही बयान है, और मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल मोटिव तो हो सकता है इसके पीछे, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है। और बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो हर कंट्री का जो है वो एक राइट होता है, वो उसको जो है उसको डेफिनेटली उसको मैनेज करना चाहिए और अपने इंटरेस्ट के अंदर उसको मैनेज करना चाहिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप एकदम पॉलिसी जब चेंज करते हैं तो तब जो है इस तरह के हालात पैदा होते हैं। आपने पिछले 20 साल के, आपने खुद ही डाटा बताया, आपने पहले उन लोगों को अलाउ किया, आपने पहले उन लोगों के साथ ट्रेड की जो भी उनकी मूवमेंट थी आपके बॉर्डर के ऊपर,
वो सब चीजें जो थी वो हो रही थी। और फिर आपने एक रात को उठे आप और आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और कहा कि नहीं अब ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। और उसके पीछे भी जो मोटिव है वो ये है कि आपकी जो पपेट थी वहां पे हसीना शेख साहिबा, जो कि वहां पे एक वहशिया के तौर पे जानी जाती थी, लोगों को फांसियों पे चढ़ा रही थी, लोगों को मरवा रही थी, लोगों को जो फोर्सेस के थ्रू मरवा रही थी, उसको आपने पनाह दी। आपने उसको, जब वो मफरूर हुई अपने मुल्क से, उनके लोगों ने उनको मारा, तो वो आपके मुल्क में आके उसने पनाह ले ली। जहां से आके आपके जो मामलात हैं बांग्लादेश के साथ जो खराब होना शुरू हुए, वो एक्चुअल में क्वेश्चन है। अब इससे भी जो बड़ा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर भारत के एज अ कंट्री देखूं मैं उसको, तो उसके एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे नेपाल है, एक साइड पे चाइना है, एक साइड पे बांग्लादेश है। तो आपके ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ इस वक्त खराब हैं। आप पाकिस्तान के साथ भी बना के नहीं रख पाए, आप नेपाल के साथ भी नहीं बना के रख पाए, चाइना के साथ आप लड़ रहे हैं, बांग्लादेश के साथ आप लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक फेलियर है इंडिया का, और इंडिया को इसके ऊपर रिविजिट करना चाहिए और अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि आपने उनको पनाह दी, आप हिंदुस्तान से निकले हैं, बच्चे की तरह हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला नैरेटिव जो है अब ये काफी पुराना हो गया है और इसकी भी कोई अब इसको बाय नहीं करता कोई भी। अब ये एक रीजन था, एक रीजन को डिवाइड किया गया है और उस रीजन के अंदर ही सारे मुल्क, भारत भी इसी में से निकला है, हिंदुस्तान के अंदर से निकला है। तो इस तरह के जो बयानात हैं ये भी जो है इश्तिआल अंगेज होते हैं। अगर इनकी बात को वहां पे सुनाया जाएगा, या ये कह रहे हैं कि हम मर्द नहीं है, हम भी मुकाबला करेंगे, हम भी मारेंगे, तो ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं पे ओवरऑल माहौल को खराब करती है। बजाय इसे आप काम डाउन करें, आप उनको समझाएं कि हमारी पॉलिसी चेंज हुई है, आप ये आपके पास टाइम है, आप ऑल टुगेदर अभी अभी चेंज नहीं करना है, 2 महीने 6 महीने लगेंगे, आप इस चीज को इस तरह से कर लीजिए, ये हमारे फायदे में है, ये नुकसान में है। आप ये देखिए कि आपके इस करने की वजह से बांग्लादेश के अंदर चाइना जो है उसने स्ट्रेटेजिक गेन कितना किया है। वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, वो वहां पे बिजनेस कर रहा है, वो वहां पे सी पोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, यूएस से आके वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपनी मार्केट की एक्सेस दे रहा है। तो आगे बे ऑफ बंगाल का जो कंट्रोल है वो आपको पता है कि चाइना और ईस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वहां पे कंट्रोल जो है वो चाइना अगर ले लेता है, अगर वो जिस तरह से उसका जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ वो तेजी से बढ़ रहा है, अगर वो इसको मींस के अपने उस गोल को अचीव कर लेता है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए ये आने वाले दिनों के लिए, अगले 20 साल में ये काफी ज्यादा परेशान कुन बात होगी। और ये इंडियन मार्केट के लिए और इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए जो है परेशान कुन बात होगी, और स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया इसमें बहुत बड़ा लॉस करेगा। मजहबी चीजों को और स्ट्रेटेजिक जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं उनको सेपरेट देखना चाहिए। और जो आपके पास जो हसीना शेख साहिबा हैं, मेरा ख्याल है कि आपको उनके मुल्क को वापस करना चाहिए ताकि आपके जो मामला हैं बांग्लादेश के साथ वो थोड़े सेटल डाउन हो। ठीक है, रावत साहब के पास जा रहा हूं। रावत साहब जी आपने सुन लिया रत्ता साहब क्या कह रहे हैं? इनकी बातें सुन ली अमित जी। पहली बात तो मेरा ऑब्जेक्शन इनकी भाषा के ऊपर है। इन्होंने एक देश की प्रधानमंत्री, वो भी बांग्लादेश में चुनाव जीत करके आई वोटों से, और उसको ये वेश्या कह रहे हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए। ये जो बेहूदी वाली जो, अरे भाई वो इंसानों को मार रही थी, आपके आंखें नहीं खुली हुई थी, आपको नहीं पता इस बात का कि वो लोगों को फांसियों पे चढ़ा रही थी? आप सब कहाँ थे? आप बंगालियों को वो सरेआम मार रही थी, हर रोज मार रही थी, आप कब कहाँ थे? नवाज शरीफ भी फिर वैसा रहे, नवाज शरीफ भी वैसा हुए ना। इनको भी तो किसी ने शरण दी थी ना जब ये भाग गए थे यहाँ से, इनको भगाया गया था ना, तो वो भी वैसा हुई। ये दो ऑल टुगेदर डिफरेंट केसेस हैं। आप दो चीजों को अजीबोगरीब तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं। एक औरत जो लोगों को मार रही थी वहां पे, जो अपने मुल्क से अपने इनकलाब के बाद भागी वहां पे, आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं हारे हुए बंदे के साथ। ये बिल्कुल अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है जो आप अभी कर रहे हैं। नहीं हो, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने कैसे किसी स्त्री को वैसा बोल दिया? आपको तमीज नहीं बात करने की? आपको तमीज होनी चाहिए, आपको तमीज होनी चाहिए। आपने कैसे कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो वहां पर रेड कर रही थी? तारीखी तौर पे गलत साबित हो जाती है चीजें। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैं आगे से लड़ूंगा, बजाय इसके कि आप अपनी पॉलिसी को रिविजिट करें। आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। अली अशरफ रत्ता, अली अशरफ रत्ता, आप स्ट्रेटेजिकली जो है वो हर मुल्क के साथ, अली अशरफ रत्ता, आपको इस पे शर्मिंदगी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक मफरूर औरत बेगम खालिदा जिया के बारे में आप जानते हैं क्या? वहां पे वो बेगम खालिदा जिया के बारे में जानते हैं उन्होंने कितनों को मरवाया? आप जानते हैं ये बात? पाकिस्तानी आर्मी कितनों को मरवाती है आप ये जानते हैं? आप भारत को कह रहे हैं कि भारत के रिश्ते अच्छे नहीं, बलूच आपके सर में गोलियां मार रहे हैं।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपको गोली मार रहा है, आपके पाकिस्तानी रेंजर हाथ जोड़कर भीख मांगते कि उन्हें छोड़ दो। पाकिस्तान की हालत आप देख नहीं रहे हो, आप भारत को ज्ञान बांट रहे हो। बांग्लादेश जैसे 50 राष्ट्र, बांग्लादेश जैसे 50 देशों को खाना भारत खिलाता है, आपको पता है? इंडिया इसी वजह से, इंडिया इसी न बिजली उनके पास, न पानी उनके पास, न क्रूड उनके पास। क्या बात आप करते हैं? मुझे लगा चलो आज कम से कम थोड़ी जहनी बात आप करेंगे। अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी इज्जत को पहले देख लीजिए, आप पाकिस्तान की क्या औकात है? ठीक है, पाकिस्तान में खाने के लोग मर रहे हैं, लाले पड़े हुए, पानी नहीं है, खाना नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पर देखिए पहले क्या हो रहा है। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश तो एक नाखून के बराबर नहीं है भारत के, जिस दिन जाएंगे उस दिन साफ कर देंगे बांग्लादेश को। अरे थोड़ी जहनी बात किया करिए रावत साहब, देखिए यही होता है, फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तानी जब टीवी पे आता है तो ऐसे ही बात करता है, तमीज नहीं ये बात करने की। एक देश के संवैधानिक वोट से चुनी हुई महिला के लिए ये वेश्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए रावत साहब, टेररिस्ट है, उसने टेररिज्म किया है, वहां पे लोगों को मारा है। अरे रत्ता साहब सुनिए, 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 थोड़ा सुनिए, पीछे खड़ा हुआ नजर आता है हमें। आप सब लोगों को शर्म आनी रत्ता चाहिए। साहब जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, सुनिए थोड़ा, सुनिए, सुनिए। मैं यही कह रहा हूं कि इस्लाम यही सिखाता है आपको, जाहिलियत इस प्रकार की भाषा सिखाता है आपको क्या? मदरसों में इस्लाम सिखाता है हक के लिए आवाज उठानी है, सच बोलना आप है। किससे रात साहब बात कर रहे हैं? जो ईद के दिन अफगानिस्तान में हमला कर दे, ईद के दिन उसको क्या पता है इस्लाम के बारे में? सिखाता है। इसके अलावा ह्यूमैनिटी में यही सिखाती है कि अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, ना कि इंडिया की तरह टेररिज्म को बैक करें, टेररिज्म को स्पॉन्सर करें। वहां पे बीएलए हो, टीटीपी हो, हर जगह पे जहां पे भी उनका दहशतगर्द पकड़ा जाए तो पीछे इंडिया का फौजी खड़ा हुआ नजर आता है, पीछे इंडिया का फौजी पकड़ा जाता है। वो पता चलता है कि ये इंडिया का फौजी इससे करवा रहा था। तो आप खुद सोचिए कि इंडिया इस रीजन में अकेला क्यों हुआ है। आप सोचिए, ये इसकी वाहिद वजह ये है कि वो बांग्लादेश में भी टेररिज्म करवाता है, वो नेपाल में भी टेररिज्म करवाता है, वो चाइना के साथ भी इसी तरह का पंगा लेता है, वो पाकिस्तान के साथ भी टेररिज्म करवाता है। तो ये चीजें इंडिया के लिए नुकसानदेह हैं। आज 7 स्टेट जो है वो आपसे अलग क्यों हो रही है? वहां पे आपका जुल्म है, वहां पे लोगों को आप मारते हैं, दिहाड़े मारते हैं। क्यों मारते हैं? वो इसलिए मारते हैं कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि आप लोग इंसानियत के खिलाफ नहीं हो। वर्ल्ड में पाकिस्तान से गिरा हुआ कोई कंट्री नहीं है जो अमेरिका के जूते साफ कर रहा है, चाइना के जूते साफ कर रहा है, कभी ईरान के जूते साफ कर रहा है। हम मोदी की तरह ट्रंप के सामने डांस नहीं करते हैं, हम मोदी की तरह डांस नहीं करते उसके सामने, हम डांस नहीं करते हैं। हम कटोरा लेकर घूमते हैं, रत्ता साहब सिर्फ कटोरा लेकर घूमते हैं, आप सिर्फ कटोरा लेकर घूमते हैं। कभी ईरान, कभी अमेरिका, कभी सऊदीया, कभी कुवैत, कभी जॉर्डन, कभी चाइना, कटोरा लेकर घूमते हैं। आप लोग क्या डांस कर पाएंगे? डांस करने के लिए आपके पास है क्या? जमीनें आपने बेच दी, बंदरगाह आपने बेच दिए, तहरीके तालिबान आपको मार रहा है, बलूची विद्रोही आपको मार रहे हैं, शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है पाकिस्तान में। खाने के लिए 2 वक्त खाना नहीं, बिजली की सप्लाई नहीं होती, पानी हमने आपका बंद कर रखा है, इकोनॉमी डंप हो चुकी है, फॉरेन पॉलिसी खत्म है, फॉरेन करेंसी जीरो हो गई है। आपके घर में बिजली अगर है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिन तक रह पाएगी बिजली। रत्ता साहब मुझे लगा था आज थोड़ा तो जहनी बात करेंगे, लेकिन आपने शेख हसीना के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो बताता है कि पाकिस्तानियों की तालीम सिफर है, 0 है पाकिस्तानियों की तालीम। महिलाओं की इज्जत करना पाकिस्तानियों को नहीं आती है। पता है, ये नेशनल टेलीविजन पे आपने दिखा दिया। जाहिलियत की इंतहा आपने आज पार कर दी, आपने जाहिलियत की इंतहा पार कर दी। और मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे शो में कर रहे हैं। रावत साहब देखिए यही होता है, महिलाओं की इज्जत जो मुल्क नहीं करता उसकी हालत ऐसी हो जाती है। टेररिस्ट के पीछे खड़े होते हैं, ये आप लोगों की पॉलिसी रही है। तो अमित जी आज इनकी ये हालत है, ये पाकिस्तान के जूते चाट रहे हैं, अमेरिका के जूते चाट रहे हैं, पूंछ हिलाते हुए भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं कि किसी तरीके से हमें कोई तवज्जो मिल जाए। अरे भैया हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है और बाप रहने वाला है, तुम हिंदुस्तान का कभी जिंदगी में मुकाबला नहीं कर सकते। अबे हिंदुस्तान तो इजराइल को अपना बाप माने हुए है, उसके ऊपर शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो कुछ। इजराइल को अपना बाप कह रहा मोदी है साहब, वो दिन दूर नहीं है जब इजराइल धमाके करेगा पाकिस्तान में आके। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, जिस अमेरिका के साथ कंधा मिलाकर घूम रहे हैं ना वही अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर धुआं करेगा आपको। चिंता नहीं करिए। 10 साल और बचा पाकिस्तान के पास, पैदा होता है, 10 साल से ज्यादा आप लोग नहीं देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया
रावत साहब पापे आपका भी आपके। अली अशरफ रत्ना पाकिस्तान से जुड़े थे, थोड़ा सा बिलो द बेल्ट